हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल का टॉपिक प्रोटीन्स। अगर हम प्रोटीन्स को डिफाइन करें तो हम कहेंगे इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी टाइप ऑफ सेल एंड टिश्यू। जब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, तो हमारा जो बेसिक पार्ट है इस बात में वो ये है कि हम उसके फंक्शन को लेके बात कर रहे हैं। प्रोटीन काफी ज्यादा डाइवर्स फंक्शन परफॉर्म करता है और वो फंक्शन उसके स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। तो जब हम प्रोटीन्स को पढ़ने का मतलब ट्राई कर रहे हैं तो हम उसके स्ट्रक्चर्स की डिटेल पर जाएंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे वो स्ट्रक्चर्स के थ्रू वो फंक्शन डिराइव होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स को। उसमें हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट important component of all cells। अब जब यहां पर हम इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहे हैं या टिश्यूज, तो उस इंपॉर्टेंट के लिए जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं ये जो इंपॉर्टेंस है ये रोल बेस्ड है। हम ये कह रहे हैं कि प्रोटीन्स जो है उनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो जो रोल को लेके डाइवर्सिटी है, तो रोल बेस्ड डाइवर्सिटी जो प्रोटीन को में है वो इन्हें स्पेशल बनाती है। प्रोटीन सब जगह है, उनके बहुत सारे रोल्स हैं और ये रोल बेस्ड डाइवर्सिटी इनको स्पेशल बनाती है, इनको अलग बनाती है बाकी मॉलिक्यूल से। तो ये रोल बेस्ड डाइवर्सिटी इनके पास कैसे आई, इसको हमें समझना है। हमें ये समझना है कि प्रोटीन्स जो हैं नियरली 20 और 21 अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं। ओके, ये 20 और 21 अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कह रहे हैं और उसकी फोल्डेड या फोल्डेड एंड फंक्शनल फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन बोल रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोटीन में स्पेशल जो फंक्शन को लेके उसमें अलग बन रहा है कि वो कैसे अलग अलग फंक्शन कर रही है, वो डिपेंड कर रहा है किसमें, अमीनो एसिड के सीक्वेंस में। तो हम यहाँ पर एक बेसिक बात समझा रहे हैं यहाँ पर, वो ये है कि आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें कि जो प्रोटीन है उसमें स्पेशल इसलिए है क्योंकि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है अलग अलग प्रोटीन में, और वो जो स्ट्रक्चर है वो कौन डिसाइड कर रहा है, डीएनए। तो हम ये समझेंगे कि जो डीएनए है उसके अंदर इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन किसके लिए है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस के लिए। तो जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है उस अमीनो एसिड के सीक्वेंस से डिफरेंट प्रोटीन बन रही है। अब ये जो डिफरेंट प्रोटीन बन रही है हमारे पास, यही डिफरेंट प्रोटीन जो है अलग अलग उसको जो फंक्शन दे रही है, जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी इन फंक्शन में डाइवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है किसको, प्रोटीन को। ओके, तो हमें ये समझना है कि कैसे वो फंक्शन आएगा, पर हमें एक बेसिक बात समझनी है यहाँ पर कि जो डीएनए है, डीएनए में इंफॉर्मेशन है फॉर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स को अरेंज करके हम प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। उस पॉलीपेप्टाइड चेन का क्योंकि सीक्वेंस अलग है, इस वजह से फोल्डिंग डिफरेंट होगी और इस वजह से डिफरेंट फंक्शन आएगा। तो इसका मतलब हमने प्रोटीन को डिफरेंट फंक्शन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सीक्वेंस और डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब हम जरा प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने ये समझना है कि प्रोटीन को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अमीनो एसिड के सीक्वेंस को अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं अगर एक अमीनो एसिड बनाता हूं जिसमें मेरे पास एक COH NH2H और ये R ग्रुप है, इसको मैं एक और अमीनो एसिड के साथ जोड़ रहा हूं जिसमें मे बी ये R ग्रुप सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। तो मैंने ये दो अमीनो एसिड बनाए हैं। अब इन अमीनो एसिड में मैं क्या करूंगा, अगर इन दो अमीनो एसिड को मैं जोड़ूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, इस हाइड्रोजन को इस यहां से पानी निकल जाएगा और ये जुड़ जाएंगे, इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। तो हमारे पास जो इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया जिसे हम कह रहे हैं ये CONH बॉन्ड जो बना है, इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं। तो दो अमीनो एसिड को हमने पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ा। इस तरीके से मैं यहाँ एक और अमीनो एसिड जोड़ूंगा और ऐसे जोड़ता चला जाऊंगा तो हमारे पास एक चेन बनेगी जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे। उस पॉलीपेप्टाइड चेन में
एक तरफ NH2 होगा और एक तरफ COH होगा, और बहुत सारे R ग्रुप, जैसे ये R ग्रुप है, इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, इस तरीके से ये R ग्रुप प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, तो इस चेन को जो हमने नाम दिया है, इस चेन को हमने नाम दिया है पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको हमने नाम दिया है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हमने क्या किया है कि एक अमीनो एसिड को जोड़ के ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया। अब आपने ये समझना है, क्योंकि हमारे पास टोटल 20 और 21 टाइप ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड है, उनको मैं अलग अलग सीक्वेंस में जोड़ूंगा चेन बनाने के लिए, और वो सीक्वेंस डिसाइड करेगा डीएनए। और जब वो चेन बन जाएगी, वो चेन बन जाएगी और वो फोल्ड होगी, तो उस फोल्डेड और फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड को हम क्या बोल रहे होंगे? प्रोटीन बोल रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि जो प्रोटीन है वो मेरे पास पॉलीपेप्टाइड चेन खुद से एक प्रोटीन का काम कर सकती है। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसपे एक तरफ NH2 है और एक तरफ COH है, क्लियर। और उसकी जो फोल्डेड फॉर्म है, फोल्डेड फॉर्म है, फोल्डेड एंड फंक्शनल, फोल्डेड और फंक्शनल फॉर्म है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन। उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन। तो ये अब हमने एक बेसिक डेफिनेशन बता दी कि आपको प्रोटीन होती क्या है। अब हम ये देख रहे हैं कि जब हमने प्रोटीन पे बात करनी है तो हमने ये देखना है कि प्रोटीन में जो भी डाइवर्सिटी है वो उसके स्ट्रक्चर में है। तो स्ट्रक्चर वाइज हमारे पास कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं। तो हम इस टॉपिक को आगे लेके जाते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेस्ड पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास ऐसा हम लोग, या हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फोल्डिंग, डिग्री ऑफ फोल्डिंग, कितना प्रोटीन फोल्ड हुई है, उस बेस पर हमारे पास जो प्रोटीन्स होती हैं वो होगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब उस प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, मतलब वो सिंपल स्टेट पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये हम बोल सकते हैं। 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी है, इसका मतलब उसका 1 डिग्री स्ट्रक्चर बनने के बाद उसका 2 डिग्री स्ट्रक्चर भी बना है। देन इज टर्शरी एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर। इसको हम जरा डिटेल में देखते हैं, ये है क्या, ये चीज स्ट्रक्चर्स क्या है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस पे फोकस रखें, क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही आपका एंजाइम के टॉपिक का बेसिस क्रिएट करेगा। तो आप इस स्ट्रक्चर को समझे ध्यान से कि ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। तो हम बात करते हैं प्रोटीन के 1 डिग्री स्ट्रक्चर की, जिसे हम प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। हम कह रहे हैं प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है उसे हम 1 डिग्री स्ट्रक्चर कहते हैं, 1 डिग्री स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर है क्या? 1 डिग्री स्ट्रक्चर का मतलब है कि प्रोटीन NH2 और COH की एक स्ट्रेट चेन है, जिसमें इधर ये R ग्रुप है, इधर ये हमारे पास जो है ये R ग्रुप है, इधर ये R ग्रुप है, इसमें ऐसे करके, ऐसे R ग्रुप हैं खूब सारे, ठीक है। तो प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड का जुड़ा हुआ एक चेन है जो हमने यहाँ पे 1 डिग्री स्ट्रक्चर बनाया है। इस 1 डिग्री स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है। ओके, जो बॉन्ड है हमारे पास वो बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड है। ओके, तो पेप्टाइड बॉन्ड है इनके बीच में, अमीनो एसिड्स के बीच में। सीक्वेंस डिसाइड कौन करता है इसका? सीक्वेंस डिसाइडेड बाय डीएनए। तो 1 डिग्री का जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का वो डीएनए डिसाइड कर रहे हैं कैसे जुड़ेंगे। ये एक रीजन है कि हम कभी प्रोटीन स्टोर, मतलब हम अमीनो एसिड को स्टोर नहीं करते, क्योंकि अगर अमीनो एसिड को हमें स्टोर करना है तो उसको प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा, और प्रोटीन बनाने के लिए जो सिग्नल आएगा या इंफॉर्मेशन आएगी वो डीएनए से आएगी। तो बिना बात के कोई प्रोटीन बना के स्टोर करना सेफ नहीं है, क्योंकि वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करने लगेगी। तो हमने इसलिए हम क्या करते हैं, अमीनो एसिड को कभी स्टोर नहीं करते। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है स्ट्रेट चेन ऑफ प्रोटीन, जिसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस है,
ये जो सीक्वेंस है ये डीएनए ने डिसाइड किया, ये हमें याद रखना है। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखना है कि जो सीक्वेंस डीएनए ने बताया है उसके अकॉर्डिंग फर्दर फोल्डिंग भी होगी। इसका मतलब प्रोटीन कैसी बनेगी ये डिसीजन जो होता है उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर पर ही हो जाता है। मींस प्राइमरी स्ट्रक्चर पर ही पता चल जाता है कि वो कौन सी प्रोटीन बनेगी, फर्दर वो कैसे फोल्ड होगी कि नहीं होगी। अब एक बार आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया तो यहाँ दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऐसा हो सकता है कि प्रोटीन 1 डिग्री में ही फंक्शनल हो जाए, तो हम कहेंगे उस प्रोटीन का आगे फोल्डिंग नहीं होगी। तो हो सकता है हमारे पास प्रोटीन 1 डिग्री में फंक्शनल हो जाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि प्रोटीन फर्दर फोल्ड हो। अगर वो फर्दर फोल्ड होगी तो वो आगे 2 डिग्री स्ट्रक्चर बनाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रोटीन का 1 डिग्री स्ट्रक्चर फंक्शनल है तो वो 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं बनाएगा। आपने ये ध्यान रखना है। तो 1 डिग्री फंक्शनल प्रोटीन में अगर हम एग्जाम्पल पे जाएं तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है ग्रोथ हार्मोन, जिसमें सिंगल चेन का मतलब छोटा पॉलीपेप्टाइड होता है, वो 1 डिग्री में फंक्शनल है। या इंसुलिन में ऑल्दो 2 चेन है पर वो जो है वो 1 डिग्री में ही फंक्शनल है, मतलब उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर ही हमारे पास फंक्शनल होता है। तो ये जो हमने बताया ये बताया किसके लिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर, 1 डिग्री स्ट्रक्चर, और इसको हम बोल रहे हैं इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम क्या कह रहे हैं कि जब 1 डिग्री बन गया उसके बाद फर्दर फोल्डिंग जो होगी वो हमारे पास 2 डिग्री में होगी। तो अगर हम 2 डिग्री के लिए जाएं तो हम ये कहेंगे कि 2 डिग्री स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा किसकी फोल्डिंग से, 1 डिग्री की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 डिग्री स्ट्रक्चर है जो कि एक चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड है, इसको आप फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, फोल्ड करने का मतलब ये होता है कि उसका हम कोई सी बॉन्ड के थ्रू उसकी शेप चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड यूज होगा 2 डिग्री में वो हमारे पास H बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो बेसिकली हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो 2 डिग्री स्ट्रक्चर है वो फर्दर फोल्ड होगा किसमें, 1 डिग्री स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड होगा किसमें, 2 डिग्री में। अब 2 डिग्री स्ट्रक्चर जब फोल्ड होता है तो उसमें हमारे पास 2 तरह की शेप्स आती हैं। एक शेप को हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। आप इसको समझिए, अल्फा हेलिक्स का मतलब ये है कि जो स्टेट चेन थी उसमें ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का मतलब मैंने क्या बोला, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है इसके बीच में ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। ये जो नाइट्रोजन है यहाँ हाइड्रोजन है इसके बीच में ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। इस वजह से एक स्प्रिंग जैसा मतलब स्ट्रक्चर बनने लगेगा। ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पे बनाया इसको हम कहते हैं ये राइट हैंडेड कॉइल है, क्योंकि जब ये इस तरीके से घूमेगा या ऐसे घूमेगा तो हम ये मान रहे होते हैं इसको कि ये जो होता है हमारे पास 2 डिग्री स्ट्रक्चर में ये राइट हैंडेड कॉइल होता है, ये राइट हैंडेड कॉइल होता है लाइक डीएनए। ओके, उसके बाद इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो H बॉन्ड है। क्लियर, H बॉन्ड अगर हम देखें जो प्रोटीन का एक्सिस ये है, ये एक्सिस है प्रोटीन का, तो H बॉन्ड जो है वो पैरेलल टू एक्सिस है, एक्सिस के वो पैरेलल H बॉन्ड। ओके, इसे हम कह रहे हैं पैरेलल टू एक्सिस है। ओके, उसके बाद अगर हम आगे देखें इसमें तो हम ये बोलेंगे कि जो फर्स्ट अमीनो एसिड है वो 4th अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा 4th अमीनो एसिड के साथ। तो फर्स्ट अमीनो एसिड 4th अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना रहा होगा इस तरह की शेप में। इसका एग्जांपल जो है हमारे पास, इसका एग्जांपल है हमारे पास मायोसिन। क्लियर, मायोसिन जो है उसमें हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। क्लियर, हमारे पास 2 डिग्री में एक स्ट्रक्चर और होता है जिसे हम बीटा शीट कहते हैं, जिसमें इस तरह का शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ओके, इस शीट लाइक स्ट्रक्चर में H बॉन्ड हमारे पास इस तरीके से बनेगा, ऐसे। क्लियर, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीटा शीट या बीटा प्लेटेड। क्लियर, इसको हमने कहा बीटा शीट या बीटा प्लेटेड। इसमें भी H बॉन्ड बन रहा है पर ये H बॉन्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस है।
क्लियर। और इसको हम कई बार बोल देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर या दो चेन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ओके, तो ये जो है ये भी फोल्डेड स्ट्रक्चर है जो एक शीट लाइक अपीयरेंस दे रहा होगा। इसका एग्जांपल है हमारे पास केराटिन। तो आपने ये समझना है कि 2 डिग्री जो स्ट्रक्चर है, जो मैं ये प्रोटीन्स लिख रहा हूं, इनके पास 2 डिग्री में ही फंक्शन आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ ये आगे फोल्ड नहीं होंगी। अगर प्रोटीन आगे फोल्ड होगी तो इसका मतलब 2 डिग्री पे दो ऑप्शन है, आइदर वो 2 डिग्री पे फंक्शनल हो जाएगी प्रोटीन, या वो प्रोटीन जो है वो आगे फर्दर 3 डिग्री स्ट्रक्चर बनाएगी। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे कि प्रोटीन का 3 डिग्री स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब आप ये चीज समझें, ये जो प्रोटीन फोल्डिंग हो रही है ये एक्वस एनवायरनमेंट में हो रही है। तो प्रोटीन इस तरीके से फोल्ड होगी कि जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं उनको पानी से दूर किया जाएगा। मतलब हम इस बात को ऐसे देखेंगे कि जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर हम बनाएंगे प्रोटीन का, जिसे हम उसका टर्शरी स्ट्रक्चर कह रहे हैं, या हम उसको टर्शरी स्ट्रक्चर या 3 डिग्री स्ट्रक्चर कह रहे हैं, तो हम ये समझेंगे कि जो 1 डिग्री स्ट्रक्चर था ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर है जिसमें NH2COH है। ओके, ये पहले फोल्ड होगा 2 डिग्री स्ट्रक्चर में, मतलब ये ऐसे 2 डिग्री स्ट्रक्चर में फोल्ड हो गया, अल्फा हेलिक्स बीटा शीट बना के ये इस तरीके से 2 डिग्री में फोल्ड हो गया। तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया 2 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर फोल्ड कर रहे हैं। इसको फर्दर फोल्ड करने के लिए आपने ये समझना है कि जो 2 डिग्री स्ट्रक्चर है वो जब फोल्ड होगा, वो कैसे फोल्ड होगा, बेसिकली 2 डिग्री स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो अमीनो एसिड्स हैं जो हाइड्रोफिलिक है, मान लो ये अमीनो एसिड यहाँ पर हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वो अमीनो एसिड जिनका आर ग्रुप, याद रखें इस बात को कि जो हमने ये 2 डिग्री स्ट्रक्चर पढ़ा था इसमें आर ग्रुप बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करने चाहिए, एक्सिस से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। अब हमने ये समझना है इन आर ग्रुप का रोल होगा आगे की फर्दर फोल्डिंग में। ये आर ग्रुप क्या करेंगे, आर ग्रुप फर्दर फोल्डिंग में रिपल्शन या अट्रैक्शन करेंगे। तो अगर जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होंगे, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड प्रोटीन के सरफेस पे आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मीडियम हमारे पास पानी है जिसमें फोल्डिंग हो रही है। क्लियर। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा उसके सरफेस पे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होंगे और जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होंगे वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे ताकि वो पानी से मैक्सिमम डिस्टेंस बना सके। इसका मतलब ये हुआ कि जब 3 डिग्री की फर्दर फोल्डिंग होगी उसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, इंटरेक्शन बनेगा, जिसमें सरफेस पर हमारे पास सरफेस पर हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स आएंगे। मींस ये जो सरफेस है इस सरफेस पर हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड आएंगे और जो अंदर का एरिया होगा जैसे कि ये यहां पर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो बॉन्ड बनेंगे हमारे पास उन बॉन्ड में जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड हैं जो ऑलरेडी हैं, जैसे पेप्टाइड तो पहले से है, उसके अलावा H बॉन्ड भी 2 डिग्री में था, तो 2 डिग्री की फर्दर फोल्डिंग से 3 डिग्री स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हम ये देखेंगे कि सरफेस पे एक तो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड आएंगे, ओके, अंदर हाइड्रोफोबिक चले गए, तो जो बॉन्ड बनेगा एक तो पेप्टाइड हो गया, दूसरा H बॉन्ड हो गया, तीसरा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बोलते हैं जिससे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड साथ आ जाएंगे। क्लियर। इसके अलावा हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो मैंने बताया था दैट इज सिस्टीन, जिसका सल्फर SH एक और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना लेगा सल्फर सल्फर का, इसे हम कहेंगे डाइसल्फाइड ब्रिज। क्लियर। मतलब SH और SH आपस में बॉन्ड बना लेंगे सल्फर सल्फर जो है हमारे पास, तो उसे हम कहेंगे डाइसल्फाइड ब्रिज। तो एक और बॉन्ड जो बनेगा दैट इज डाइसल्फाइड ब्रिज। ओके, डाइसल्फाइड ब्रिज के अलावा अगर हम और बॉन्ड देख रहे हैं कि और कौन से बॉन्ड बन सकते हैं, दैट इज हम बोलेंगे कि अमीनो एसिड के जो है अट्रैक्शन है वो हम बोल सकते हैं हाइड्रोफिलिक या आयनिक इंटरेक्शन, क्योंकि ये
चार्ज अमीनो एसिड हैं जो पोलर अमीनो एसिड है उनके साथ चार्ज अमीनो एसिड अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जब अमीनो एसिड काफी क्लोज आ जाएंगे तो एक फोर्स और लगेगी जिसे वंडर वॉल कह रहे हैं। तो टोटल अगर आप देखें कौन कौन से बॉन्ड बने, वन इज पेप्टाइड जो कि 1 डिग्री में था, H बॉन्ड जो 2 डिग्री में था, 3 डिग्री में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड लाइक एलानिन, वैलिन दे कम टुगेदर, डाइसल्फाइड ब्रिज बनेगा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के बीच में, आयनिक इंटरेक्शन होगा पानी के साथ जो आपके चार्ज अमीनो एसिड है या पोलर अमीनो एसिड है उनका, और वंडरवॉल अमीनो एसिड पास आ जाएंगे। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा किसका, 3 डिग्री का। कुछ प्रोटीन्स 3 डिग्री में फंक्शनल होती हैं और कुछ उसके बाद भी फर्दर फोल्ड होती है। तो हमारे पास जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर आएगा, 3 डिग्री स्ट्रक्चर आया, उसमें फंक्शनल प्रोटीन के एग्जाम्पल एक तो मायोग्लोबिन है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, एक तो मायोग्लोबिन है, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास जो है दैट इज एंजाइम्स। Now, enzymes can be functional in 3 degree and some are functional in quaternary, but enzyme are mostly functional in 3 degree structure। आपने इस चीज को समझना है कि एंजाइम जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल होते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर पानी में सॉल्युबल होता है। तो हमें ये समझना है कि जैसे जैसे ये प्रोटीन फोल्ड हो रही है 1 डिग्री से 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, इसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर इंक्रीज हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर है इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ओके, क्योंकि सरफेस पर इसके हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हैं जो पानी के साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब अगर हम इस चीज को समझें, आगे देखें कि फर्दर जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसे 4 डिग्री और हम क्वाटनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ये क्या है? क्वाटनरी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? हमने ये समझना है कि जो 3 डिग्री फोल्डेड स्ट्रक्चर हैं वो एज अ सब यूनिट, मतलब एक प्रोटीन के पार्ट की तरह काम करते हैं जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर है। 3 डिग्री स्ट्रक्चर की सब यूनिट्स जुड़ के हमारे पास 4 डिग्री बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्रोटीन्स या कुछ एंजाइम्स में सब यूनिट्स होती हैं, वो सब यूनिट्स मिलके क्या बनाते हैं, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो 3 डिग्री से 3 डिग्री या तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से या वंडर वॉल से लिंक हो जाएगा, जिन्हें हम सब यूनिट्स कह रहे हैं। तो ये जो सब यूनिट्स हैं जुड़ के हमारे पास क्या बनाएंगे, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हमारे पास हीम होता है आयरन, जो हमारे पास आयरन जो होता है वो हीम की फॉर्म में होता है, और 2 अल्फा प्रोटीन की चेन है जो 3 डिग्री है और 2 बीटा। क्लियर? तो 2 अल्फा सब यूनिट हैं हमारे पास और 2 बीटा सब यूनिट्स हैं। तो टोटल 4 सब यूनिट्स हैं हमारे पास प्रोटीन की जो हीमोग्लोबिन को बना रहे हैं। ओके, तो हीमोग्लोबिन का हमारे पास क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रोटीन फंक्शनल है तो उसकी सब यूनिट अकेले कोई शायद रिएक्शन परफॉर्म करे, पर नॉर्मली नॉन फंक्शनल होता है उसका 3 डिग्री स्ट्रक्चर, क्योंकि वो 4 डिग्री में फंक्शनल है। अब आपने एक चीज और समझनी है, मैंने ये भी बोला था कि जैसे जैसे प्रोटीन फोल्ड होती जाएगी वो सॉल्युबिलिटी की तरफ बढ़ती जाएगी, वो पानी में और ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगी। हम इस चीज को ऐसे भी समझेंगे क्योंकि एंजाइम सारे रिएक्शंस पानी में करा रहे हैं, एक्वस मीडियम में करा रहे हैं, देन एंजाइम शुड बी सॉल्युबल। तो एंजाइम का स्ट्रक्चर या तो टर्शरी हो या क्वाटनरी हो, ये चीज समझे। अगर हम इस चीज को आगे लेके जाएं तो हम कहेंगे कि ये तो हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर बेस्ड उसका मतलब डिसाइड किया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अगर मैं प्रोटीन को क्लासिफाई करूं फर्दर तो मैं कहूंगा टाइप ऑफ प्रोटीन जो हम लोग बताते हैं वो 2 तरह की होती है। एक होती है हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन और एक प्रोटीन होती है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन। एक प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन है और एक प्रोटीन हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। ओके, एक प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन है और एक प्रोटीन हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो जो फाइब्रस प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर या तो 1 डिग्री और 2 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? और वो प्रोटीन्स थोड़ा इलोंगेटेड होती हैं। इलोंगेटेड का मतलब उनकी शेप इलोंगेटेड होती है।
अब इलोंगेटेड शेप है और उसका स्ट्रक्चर 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो फाइब्रस प्रोटीन जनरली वाटर इनसॉल्युबल होती हैं, ये पानी में नहीं घुलेंगी। क्लियर, इनका 1 डिग्री और 2 डिग्री स्ट्रक्चर है। इसमें एग्जांपल है हमारे पास केराटिन, क्लियर, फिब्रोइन जो कि सिल्क में है जिसका बीटा शीटेड स्ट्रक्चर होता है, केराटिन, फिब्रोइन, एक्टिन, मायोसिन। तो ये प्रोटीन है जो फाइब्रस प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पास जो हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन जो हैं उनका 3 डिग्री और 4 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब ये प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होंगी। क्लियर, वाटर सॉल्युबल होगी। ओके, जो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है हमारे पास, ये जो है अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो एंजाइम्स जो है हमारे पास उनका स्ट्रक्चर ग्लोबुलर होता है। ओके, वो पानी में सॉल्युबल होता है पर पूरी तरह से नहीं होता, इसलिए वो कोलॉइड बना सकता है हमारे पास। तो हम बोलेंगे कि एंजाइम जो है वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ओके, तो ये हमने बोला टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ कि उनकी शेप कैसी है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन मोर ऐसा सर्कुलर स्फेरिकल शेप का होगा, तो इसकी जो शेप बनेगी वो स्फेरिकल। ओके, तो एक टाइप हमने ऐसे पढ़ा फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन को फर्दर क्लासिफाई करें तो हम ये बोलेंगे कि जब टाइप ऑफ प्रोटीन को हम डिवाइड करते हैं, टाइप ऑफ प्रोटीन हम बनाते हैं, टाइप ऑफ प्रोटीन हम बनाते हैं तो 2 तरह की प्रोटीन बनाते हैं। एक प्रोटीन हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। तो जो सिंपल प्रोटीन होगी उसमें प्रोटीन के अलावा कोई और पार्ट नहीं होगा। एक प्रोटीन होती है हमारे पास डिराइव प्रोटीन। डिराइव प्रोटीन का मतलब होगा जो प्रोटीन से डिराइव हो, या हम इसको एक और नाम अगर हम दें तो प्रॉपर वर्ड इज कॉन्जुगेट प्रोटीन। कॉन्जुगेट प्रोटीन। अब कॉन्जुगेट प्रोटीन का मतलब ये हुआ इसमें प्रोटीन के साथ कुछ और पार्ट है। फॉर एग्जांपल इसमें प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोटीन है कैसीन, कैसीन में फॉस्फेट होता है तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोप्रोटीन। ओके, कैसीन एक फॉस्फोप्रोटीन हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब हो गया लिपिड प्लस प्रोटीन। ओके, तो लिपिड लिपोप्रोटीन जो है उसका एग्जाम्पल है काइलोमाइक्रोन। अब काइलोमाइक्रोन आपको याद रखना है ये कि लिपोप्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। लिपोप्रोटीन में होता ये है कि जो लिपिड का ट्रांसपोर्ट है वो लिपोप्रोटीन के थ्रू होता है, जिसमें बेसिकली जैसे अगर मुझे लिपिड एब्जॉर्ब कराना इंटेस्टाइन में तो वो लिपोप्रोटीन के थ्रू होगा, और अगर लिपिड का ट्रांसपोर्ट करना है तो वो भी हमारा लिपोप्रोटीन के थ्रू होगा। इसके अलावा जैसे हमारे पास 2 तरह का लिपिड हो गया, एक एंडोजीनस एक एक्सोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में है, एंडोजीनस का मतलब जो ब्लड में है। तो ब्लड में ट्रांसपोर्ट के लिए भी लिपोप्रोटीन है और एब्जॉर्प्शन के लिए भी हमारे पास लिपोप्रोटीन है। उसके अलावा मान लो फॉस्फोप्रोटीन, तो फॉस्फेट प्लस प्रोटीन ये आ गया हमारे पास। इसके अलावा जैसे हम लोग लिख सकते हैं क्रोमोप्रोटीन। क्रोमो का मतलब हो गया कलर। क्लियर, तो जैसे हम बोलेंगे ये साइटोक्रोम हो गया, तो इसमें आयरन है मतलब कलर है प्लस प्रोटीन है, तो हम इसको कह रहे हैं क्रोमोप्रोटीन। इस तरीके से हम लोग जैसे हम लिख सकते हैं राइबोप्रोटीन। राइबोप्रोटीन का मतलब हो गया आरएनए प्लस प्रोटीन। तो ये जो है ये कॉन्जुगेट प्रोटीन है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। ओके, सिंपल प्रोटीन जो होती है हमारे पास उसमें ओनली प्रोटीन पार्ट होता है, ओनली प्रोटीन पार्ट होता है। तो जब हम ओनली प्रोटीन पार्ट है हमारे पास किसमें, सिंपल प्रोटीन में। अब हम क्या करेंगे, सिंपल प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ रोल देख लेते हैं कि हम किस तरीके से बता सकते हैं। तो हम जो फोर्थ कर रहे हैं हम प्रोटीन की टाइप कर रहे हैं, प्रोटीन टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रोल, मतलब रोल बेसिस का कुछ क्लासिफिकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये समझना है कि जो प्रोटीन की टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ रोल हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है प्रोटीन का स्टोरेज फंक्शन हो,
स्टोरेज फंक्शन हो प्रोटीन का। ओके, तो जब हम स्टोरेज फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है हमारे पास एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, अब एल्ब्यूमिन का एग्जांपल हमारे पास 12th की एनसीईआरटी में एक लिखा हुआ है जो ह्यूमन मतलब इन्फेंट के लिए अच्छा होता है, दैट इज अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। तो ये जो होता है ये ह्यूमन मिल्क में होता है, दैट इज स्टोरेज, फॉर स्टोरेज। ओके, एल्ब्यूमिन। अनदर इज हमारे पास ओव एल्ब्यूमिन जो हमारे पास बेसिकली एग में है। ओके, तो वन स्टोरेज प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन, अनदर इज ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो कि इवन एंटीबॉडीज की फॉर्म में है। ओके, गामा ग्लोबुलिन बोल रहे हैं हमारे पास। ओके, एक और हमारे पास जो हम लोग बोलेंगे इसमें ग्लोबुलिन के अलावा हम लोग जो एक बोल सकते हैं प्रोलैमिन्स, प्रोलैमिन्स, और एक हमारे पास ग्लूटलीन। तो ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो स्टोरेज के लिए हैं। ग्लूटलीन्स हमारे पास वीट में होती है और प्रोलैमिन्स जीन होती है मेज में। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे पास प्रोटीन है स्टोरेज के लिए। इनमें से ये 3 प्रोटीन्स जो हैं वो हीट से कोगुलेट हो सकती हैं, प्रोलैमिन्स नहीं होती है। स्टोरेज को लेके आपने याद रखना है कि स्टोरेज को लेके फंक्शन है। अगर मैं प्रोटीन का अदर फंक्शन बताऊं कि इनका कोई अदर फंक्शन है, तो हमारी बॉडी में हमने स्टार्टिंग में बोला था प्रोटीन हैव डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शन, बहुत सारे काम परफॉर्म करते हैं। दिस ऑल डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो अगर मैं फंक्शन पे जाऊं तो सबसे पहले प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करता है जिसे हम बोलेंगे कैटलिस्ट। ओके, सेकंड अगर हम प्रोटीन को देखें तो इट कैन बी रिसेप्टर। नाउ रिसेप्टर ऑन सरफेस, जैसा कि अगर आप हार्मोन बेस्ड चैप्टर है हमारे पास, लास्ट चैप्टर क्लास 11 का, उसने बोला है रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन के लिए मेम्ब्रेन पर होता है। तो ऑन सरफेस हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक हो सकता है। तो प्रोटीन काम कर सकती है एज अ रिसेप्टर। ओके, प्रोटीन कैन बी चैनल और पंप, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए। तो चैनल का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट एग्जांपल इज GLUT4, दैट इज ग्लूकोज चैनल, ग्लूकोज चैनल, दैट इज GLUT4। फोर्थ जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन को लेके, दैट फोर्थ इज हम रोल बात करते हैं, दैट इज हम लोग अगर इसमें एक रोल पे जाएं, दैट इज कि वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। जैसे कि हम बोल सकते हैं स्किन में केराटिन जो है वो हेयर में है, स्किन में है, तो केराटिन भी हमारे पास एक प्रोटीन है जो हेयर में और स्किन में है। अगर हम उसके अलावा फर्दर रोल देखें, दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइल। कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो हेल्प कर रही है, तो उसका एग्जाम्पल है हमारे पास मायोसिन और एक्टिन। क्लियर? अगर हम देखें विजुअल प्रोटीन, विजुअल का मतलब पिगमेंट की तरह काम कर रहा है, तो उसमें हमारे पास है रोडोप्सिन, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन। ये प्रोटीन विजुअल प्रोटीन है। ये प्रोटीन हमारे पास क्या है? विजुअल प्रोटीन है। विजुअल मतलब ये बेसिकली हमें जो हेल्प कर रही है, ये प्रोटीन बेसिकली हमें हेल्प कर रही है किसमें? पिगमेंट, आयोडोप्सिन उसमें कलर और विजन के लिए। अगर हम आगे देखें, दैट इज 7th अगर हम रोल की बात करें प्रोटीन को लेके, तो और हम कहाँ देख सकते हैं प्रोटीन का रोल? एज ए एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज का मतलब हो गया प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। ओके, उसके अलावा अगर हम देखें प्रोटीन्स जो हमारे पास और क्या काम कर रही हैं, उसमें एक हमारे पास जो हम ये कह रहे हैं कि प्रोटीन्स जो हैं ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं। क्लियर? तो हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा फंक्शन जो है स्पेसिफिक टाइप का, वो मोस्टली प्रोटीन परफॉर्म कर रही होती है। प्रोटीन में मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है। कुछ प्रोटीन में फॉस्फेट होता है और कुछ में हमारे पास सल्फर होता है। तो प्रोटीन का जो रोल है वो उसकी डाइवर्सिटी जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर से आती है। आपको ये याद रखना है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटीन्स को रिलेट करेंगे एंजाइम्स के थ्रू, और ये देखेंगे कि प्रोटीन की फोल्डिंग किस तरह से एंजाइम को स्पेसिफिक रोल प्रोवाइड करती है, वो कैसे रिएक्शन परफॉर्म कर सके।
कितनी देर का हुआ यार ये? आधा